आया। एक चीज सोचो, बेशक हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब हुआ है, ये अफवाहें हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ कितना नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक यूपीएससी ऐसा कुछ आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करता है, आंकड़ा नहीं देता है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम के कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यह सुनने में आ रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब है। बेशक निश्चय आईएएस एकेडमी से मैंने यह सोचा था 6, 7, 8 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, पर नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये रहा कि 2 से 3 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ केवल, वो भी रैंक बहुत नीची है उनकी, किसी की 450, किसी की 700, इस तरह की रैंक है। 2 से 3 बच्चों का सिलेक्शन, जहां मैं 6 से 7, 8 बच्चों को सोच रहा था, क्यों 2 से 3 बच्चों का सिलेक्शन। बेशक मुझे भी लगा, एक बार मैं भी सोचने के लिए विवश हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया, क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि अब थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, घबराना नहीं है, ये दौर चलते हैं, चढ़ाव उतार। यदि आप मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन होना तय है। हमेशा याद रखना है, यह रणभूमि है। सोचो, जीत गए तो क्या होगा, यह नहीं सोचना है कि नहीं होगा। आखिर कुछ तो बच्चों का सिलेक्शन हुआ ही है हिंदी मीडियम में। हम अपने आप को उनके लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे और उनसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस बार आपने देखा होगा कि इस बार मैं प्रश्न बहुत ज्यादा उठा रहा हूं। अब मेरी कोशिश यह है कि मैं करंट करूं, जितना भी करंट का इशू चल रहा है, हफ्ते में 3 दिन मैं करंट का डिस्कस करूं। करंट में पीटी के क्वेश्चन क्या बनेंगे, मेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा और आंसर कैसे चलेगा। अब मेरी ये कोशिश है कि यदि करंट से भी प्रश्न यदि पूछा जाता है तब लोग बेहतर करेंगे। कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, हारना नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जमकर मेहनत करेंगे, अपने आंसर को और अच्छा इंप्रूव करेंगे, बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा। जैसे एक बार और 2016 में रिजल्ट खराब हुआ था हिंदी मीडियम का, 17-18 में फिर अच्छा हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है, अन्ना तो निराश होने की जरूरत है। चलो बात करते हैं हम लोग। हमेशा ये मान के चलो, किसी का हो या ना हो, हम सबका होगा, ये मानकर चलना है। अब हम बात करेंगे संविधान संशोधन की मर्यादा। संविधान संशोधन की मर्यादा, या फिर बात करें सीमा की। एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूं, पूरी बात ध्यान दें इस बात को, कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कहां तक मिली है, इस पर डिबेट है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह कहा गया था कि संसद जन इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। इसी संसद को संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, यह कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार है। सज्जन सिंहवाद और शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा। जवाहरलाल नेहरू भी यही चाहते थे। नेहरू ने यह कहा कि संसद जन इच्छा को प्रतिबिंबित करती है, इसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होना चाहिए, उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। मानवीय कल्याण के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, न कि न्यायपालिका के पास। लेकिन हंसराज खन्ना पहले ऐसे न्यायाधीश थे की बात करूं, पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने यह कहा कि संविधान की मूल भावना के साथ इन्होंने कहा हमेशा ध्यान दो इस बात को, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अर्थात संविधान की मूल भावना पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हंसराज खन्ना जो न्यायाधीश थे उन्होंने यह कहा। लेकिन गोलकनाथवाद जब आया, गोलकनाथवाद में सारी स्थिति बदल गई और गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार नहीं है, क्योंकि संशोधन एक विधि है। और 13 का खंड 2 क्या कहता है? यदि कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को छीनती है तो वह शून्य हो जाएगी। पहली बार गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकार को सीमित कर दिया। मतलब संविधान संशोधन करने की जो सीमा थी उसे निर्धारित कर दिया पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने। अब ध्यान देना इस बात को। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, संशोधन की शक्ति का उल्लेख नहीं है। यह गोलकनाथवाद। अब सोचो सरकार ने क्या किया? गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाई। इस संशोधन में कहा गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। और दूसरी बात, अनुच्छेद 368 के शीर्षक को बदल दिया गया। कहा गया संशोधन की शक्ति के साथ संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। यह 24वां। इसके विरोध में केशवानंदवाद आ गया। वाद की बात करें, केशवानंदवाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार है। यह मान लिया केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। हमेशा ध्यान दो कि संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब सोचो जरा, पहली बार मौलिक ढांचे का विचार आया तो मौलिक ढांचा संविधान में संशोधन करने की सीमा को निर्धारित कर दिया।
उसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया। अब देखो आप, 42वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार है। और दूसरी चीज, संविधान संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद मिनर्वा मिल्स आया। अब मिनर्वा मिल्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि बेशक संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार संसद के पास है, लेकिन संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये एक इशू चल रहा था। आज प्रश्न ये उठा, मौलिक ढांचा क्या है? इस पर डिबेट शुरू की स्थिति में लाकर अच्छा ध्यान दो के कारण न्यायपालिका और विधायिका दोनों भ्रम की स्थिति में आ गए। क्या मौलिक ढांचे के विचार ने न्यायिक विधायन की शुरुआत कर दी? क्या मौलिक ढांचे के विचार ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दे दिया? इस पर डिबेट शुरू हो गया, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले यह लिखो कि संविधान संशोधन की मर्यादा सीमा क्या है। इसको लिख लो, क्योंकि प्रश्न ये कभी नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी। जब भी प्रश्न पूछेगा मौलिक ढांचे पर क्वेश्चन, और प्रश्न को ट्विस्ट करेगा यूपीएससी, बेहतरीन क्वेश्चन बनाएगा, जिसकी बात हम लोग करेंगे। लिखो आप, संविधान संशोधन की मर्यादा लिखो। संविधान संशोधन करने का संसद के पास सीमित अधिकार है या असीमित? संसद के पास सीमित अधिकार है या असीमित? प्रारंभ में संसद एवं न्यायपालिका दोनों की यह मान्यता थी कि संसद सर्वोच्च है। और संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार है। संकरी प्रसादवाद
शंकरी प्रसादवाद एवं सज्जन सिंहवाद में सज्जन सिंहवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। पैरा चेंज करो आप। नेहरू का मत था कि संसद जन इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए संसद के पास संविधान संशोधन करने का असीमित अधिकार है। नेहरू जी ने यह भी कहा कि संसद की इच्छा को न्यायपालिका अपने अधीन नहीं बना सकते। न्यायपालिका सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाए गए नियमों पर विचार कर सकती है। किंतु सार्वजनिक कल्याण की व्याख्या को लेकर
उत्पन्न विवाद की स्थिति में नेहरू ने यह कहा कि या तो संविधान बदल दिया जाएगा या न्यायालय में अनुकूल न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाएगी। पैरा चेंज करो। बेशक संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी, किंतु न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना ने यह कहा कि संविधान की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पैरा चेंज करो। 1967 में 1967 में गोलकनाथवाद आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की सर्वोच्चता को खंडित कर दिया। क्योंकि गोलकनाथवाद में यह निर्णय दिया गया कि नंबर 1, संविधान संशोधन एक विधि है।
और अनुच्छेद 13 के खंड 2 के तहत खंड 2 के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों को सीमित करती है तो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी। नंबर 2, अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, न कि शक्ति का। पैरा चेंज करो। इस प्रकार गोलकनाथवाद के निर्णय के पश्चात संसद की सर्वोच्चता सीमित हो गई। प्रतिक्रिया स्वरूप चौबीसवां संविधान संशोधन आया। 24वां संविधान संशोधन आया, जिसके द्वारा संसद को पुनः असीमित अधिकार दे दिए गए। क्योंकि चौबीसवें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया कि नंबर 1, संशोधन एक विधि नहीं है, नंबर 2, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया के साथ
संशोधन की शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। पैरा चेंज करो। केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करने के असीमित अधिकार को स्वीकार कर लिया। किंतु न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। क्योंकि यह एक संवैधानिक मूल्य है। वस्तुतः संसद के सदस्य संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेते हैं। ऐसी स्थिति में संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा कैसे की जा सकती है? पैरा चेंज करो आप। लेकिन सरकार नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता देने के लिए प्रयत्नशील थी। इसलिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया।
जिसमें यह कहा गया कि संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार संसद के पास है और संविधान संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। पैरा चेंज करो आप। परंतु मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बात को किस्वन अनुवाद में एक मौलिक ढांचा शब्द की बात की गई थी। प्रश्न यहां से पूछता है, ध्यान देना इस बात को। या हम बात करें मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना इस बात को, मौलिक ढांचा है क्या? ये बेसिक स्ट्रक्चर कहते किसे हैं? कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है यह संवैधानिक मूल्य है, संविधान सभा का आदर्श है, ये शासन व्यवस्था का मार्गदर्शक है। यह हमेशा ध्यान दो, ये जो मौलिक ढांचा है ये एक संवैधानिक मूल्य है। ये कहा गया था ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक संवैधानिक मूल्य है। ये कहा जाता है संविधान सभा का आदर्श है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका अर्थ यह है कि पूरी शासन व्यवस्था इन्हीं मूल्यों पर टिकी हुई है। यह बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे मकान का एक स्ट्रक्चर होता है, ये शरीर है, ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है, उसमें मांस भरे गए हैं। उसी तरह ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक संवैधानिक मूल्य है, ये संविधान सभा का आदर्श है। ये कहा जाता है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है
यह लिटमस पेपर की तरह है और इसके आधार पर संवैधानिकता का मूल्यांकन होता है। इसका मतलब यह है इसके आधार पर पूरी बात ध्यान देना इस बात को। देखो है क्या, ये एक लिटमस पेपर की तरह है। हम इसके आधार पर संवैधानिकता का मूल्यांकन करते हैं कि क्या संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक संवैधानिक मूल्य है, ये संविधान सभा का आदर्श है, ये एक लक्ष्य है। कहा जाता है कि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था और संविधान इसी पर टिका हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन केशवानंद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, हमेशा ध्यान दो, तो प्रश्न यह पूछा गया कि यदि हम मूलभूत ढांचे की समीक्षा करें या मूल्यांकन करें, तो ध्यान से सुनो, कितनी अच्छी बात कहता है। एक इश्यू उठा, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम इसके मूल्यांकन की बात करेंगे। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद में यह कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। अब सोचो जरा, इसका मतलब यह कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक ब्रेकर है। सोचो अब, एक ब्रेकर है यह, पहली बात। लेकिन जब न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की तो यह प्रश्न उठने लगा कि न्यायपालिका अब यह बताएगी संसद को कि कहां कहां संशोधन करने की शक्ति आपके पास है। तो न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करके संसद की सर्वोच्चता को सीमित कर दिया, पहली बात। अब देखो, अब ये न्यायपालिका बताने लगी, न्यायपालिका कि संसद किन किन भागों में संशोधन कर सकती है, ये न्यायपालिका बताने लगी। तो प्रश्न ये उठा कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और संसद को रेगुलेट कौन कर रहा है? न्यायपालिका। अब पूरी बात ध्यान देना, अब न्यायपालिका इस संसद को रेगुलेट कर रही है। तो पहला प्रश्न, अब ये न्यायपालिका बताएगी कि आपको कहां संशोधन करना, कहां नहीं करना है, क्योंकि केशवानंद में यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यह परिभाषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। पूरी बात ध्यान देना, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यह परिभाषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। अब न्यायपालिका बताएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसका मतलब यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करके न्यायपालिका संसद को रेगुलेट कर रही है या संसद को रिप्लेस कर रही है। यहीं पर न्यायपालिका की आलोचना शुरू हो गई कि न्यायपालिका स्वयं कानून बनाना चाहती है। अब सोचो जरा, यह स्थिति पैदा हो गई। दूसरी चीज, न्यायपालिका से पूछा गया कि बताओ कौन कौन से स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो न्यायपालिका ने कहा हम समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे।
न्यायपालिका ने बताया ही नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है। कहा हम समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे। परिणाम यह हुआ कि न्यायपालिका ने असीमित शक्तियां अपने पास रख ली। तो दो बातें। नंबर 1, न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और संसद को रेगुलेट करने लगी। और नंबर दो कि न्यायपालिका ने यह कहा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं इसकी व्याख्या हम समय के अनुसार करते रहेंगे। इस तरह न्यायपालिका शक्तियां अपने पास रख ली। अब सोचो, जब न्यायपालिका शक्ति अपने पास रख ली तो प्रश्न यह उठने लगा कि क्या न्यायपालिका को कानून के निर्माण का अधिकार है या संसद को? बेशक हमारा जो संविधान है, संविधान है, इसमें संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। अब देखो हो क्या रहा था, न्यायपालिका ने यह कहा कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते गोलकनाथवाद में, क्योंकि संशोधन एक विधि है। तुरंत पूरी बात 24वां संविधान संशोधन आया और कहा गया कि नहीं, संशोधन विधि नहीं है। तुरंत केशवानंदवाद आया और केशवानंदवाद में बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर दी गई और संसद की सीमा निर्धारित कर दी गई। लेकिन केशवानंदवाद के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए 42वां संविधान संशोधन आया और कहा गया कि संविधान संशोधन को न्यायपालिका में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। जब न्यायपालिका में संविधान संशोधन का मुद्दा नहीं उठेगा तो न्यायपालिका उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं। बहुत अच्छी तरह संसद ने सोच लिया था, लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते? और न्यायपालिका ने यह कहा हम समय के अनुरूप इसे परिभाषित करते रहेंगे। परिभाषित किया नहीं, न्यायपालिका ने यह कहा हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर को समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे। परिणाम क्या हुआ कि न्यायपालिका असीमित अधिकार अपने पास रख ली। यहीं से प्रश्न उठना शुरू हो गया कि केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक विधायन की शुरुआत कर दी। अब प्रश्न यह उठने लगा कि कानून के निर्माण का अधिकार न्यायपालिका को है कि संसद को है? उसी दौर में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। बाद में हुआ क्या, न्यायपालिका ने अनेक मुद्दे पर डिसीजन दिए और संसद ने जब कानून बनाया तो उस कानूनों में न्यायपालिका का निर्णय प्रतिबिंबित होने लगा। एक तरह से देखा जाए, न्यायपालिका के निर्देशों के अनुरूप संसद ने कानून बनाया। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब सोचो, आप जेपी उन निरीक्षणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार व्यक्ति का, बच्चे का मौलिक अधिकार है। बाद में संसद ने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया। और नंबर 2, सूचना का अधिकार की बात करें और संसद ने कानून बना दिया। ते आरटीआई जो है, सूचना का अधिकार और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, ये जो संसद ने किया है, इसके पीछे कहीं न कहीं न्यायपालिका का डिसीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लेकिन न्यायपालिका ने परिभाषित नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि विधायिका और न्यायपालिका भ्रमित और विधायिका भी भ्रमित। विधायिका भ्रम का शिकार क्यों हुई कि न्यायपालिका ने यह नहीं बताया हमेशा कि मौलिक ढांचे में क्या क्या आता है। तो विधायिका बेचारी डर गई। उसे यह लगा कि यदि मैं कानून बना दिया तो न्यायपालिका क्या करेगी? यह कह देगी कि यह कानून संविधान के विरुद्ध है क्योंकि मौलिक ढांचे का उल्लंघन है। विधायिका यह कह रही, बताओ तो मौलिक ढांचे में क्या आता है।
न्यायपालिका ने कहा नहीं नहीं, हम संविधान के अनुसार परिभाषित करते रहेंगे। तो अब किसी, जैसे मैंने एक लड़की वाला, एक लड़का वाला, लड़की वाला लड़के वाले से कहता नहीं नहीं दहेज मांगो, आप कितना लेंगे? लड़का वाला कहता है हम बताएंगे समय के अनुसार। अब लड़की वाला हमेशा असमंजस में बना रहेगा कि लड़का वाला पता नहीं कब कितना दहेज मांग ले। अब पता चला सिंदूरदान की बारी आई तो लड़का वाला कह रहा है सिंदूरदान तभी होगा जब 1 करोड़ दहेज दोगे। एट द टाइम 1 करोड़ की व्यवस्था लड़की वाला कहां से करेगा? ये क्योंकि लड़के वाले ने बताया ही नहीं कि मैं कितना दहेज लूंगा, दहेज में क्या क्या लूंगा। अब लड़की वाला असमंजस में बना रहेगा। ये विधायिका जो है वो लड़की वाला है, न्यायपालिका एक लड़का वाला है। न्यायपालिका ने कहा हम बेसिक स्ट्रक्चर को समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे। अब सोचो, विधायिका भ्रम की शिकार हो गई क्योंकि विधायिका को डर लगने लगा कि मैंने कानून बनाया तो न्यायपालिका उस कानून को बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध घोषित करके खारिज कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। और न्यायपालिका भी भ्रम की शिकार हो गई क्योंकि न्यायपालिका ने कहा संसदीय व्यवस्था और शक्ति, पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ये दोनों मूल ढांचा है। संसदीय व्यवस्था भी मूल ढांचा और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी मूल ढांचा। अब सोचो, ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है या प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक व्यवस्था का लक्षण है। यह अब सोचो, ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रेसिडेंशियल सिस्टम का लक्षण है, ये इसका लक्षण है। और दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? वह न्यायपालिका ने दे दिया तो फिर दे दिया। अब सोचो, न्यायपालिका भी भ्रम के शिकार हो गई और विधायिका भी भ्रम के शिकार हो गई। और जब विधायिका भ्रम के शिकार हुई तो विधायिका निष्क्रिय होने लगी। इस अगला क्वेश्चन, मौलिक ढांचे के विचार ने विधायिका को निष्क्रिय कर दिया। अब देखो, आप कैसे निष्क्रिय कर दिया? यह मुद्दा उठना शुरू हो गया। अब कुछ लोगों ने कहा वस्तुतः न्यायपालिका कर क्या रही है? रिप्लेस कर रही है संसद को। दूसरी तरफ हुआ क्या? जब न्यायपालिका ने कहा हम बेसिक स्ट्रक्चर को समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे और विधायिका जब भ्रम के शिकार होने लगी तो विधायिका कुछ भी करे, कानून बनाए, न्यायपालिका से कहने लगे बताओ भाई ये सही है कि गलत है। तो हर काम के लिए अब विधायिका पूछेगी न्यायपालिका से कि सही है कि गलत है। जैसे लड़की वाला लड़का वाला, जब लड़का वाला ये नहीं बताया कि दहेज कितना लूंगा तो लड़की वाला हर बार इससे पूछेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, बार बार इससे पूछेगा कि देखो ये इतना सही है कि गलत है। तो लड़की वाले की प्रत्येक गतिविधि लड़के वाले के द्वारा क्या होगी? निर्देशित होगी। यहां भी वही चीज है, विधायिका हर काम के लिए न्यायपालिका से पूछने लगी। इनडायरेक्ट न्यायपालिका विधायिका को निर्देशित करने लगी, जिससे न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हो गई। आप सोचो जरा, अंबेडकर ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। अंबेडकर ने यह कहा था न्यायपालिका और विधायिका को अलग होना चाहिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग होना चाहिए, और दोनों के अपने क्षेत्र हैं। क्योंकि दोनों में यदि न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश की या करेगी तो फिर न्यायिक सक्रियता का दौर शुरू हो जाएगा। और ये जो न्यायिक सक्रियता का दौर है, हमेशा ध्यान दो, यह संसदीय व्यवस्था को चोटिल करेगा। इसलिए यह कहा जाने लगा
कि मौलिक ढांचे की स्पष्ट व्याख्या करो आप। इससे क्या फायदा होगा कि भ्रम की स्थिति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे लड़की वाले को कहना चाहिए, लड़के वाले से तुम बताओ कितना लोगे, और फ्रिज गाड़ी चाहिए तो किस कंपनी का फ्रिज चाहिए, किस कंपनी की गाड़ी चाहिए, ये जोड़ देना होगा ताकि भ्रम की स्थिति क्या हो, दूर हो। यहां भी वही चीज है, मौलिक ढांचे की स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए ताकि विधायिका भ्रम की स्थिति से दूर हो जाए, अब वह सक्रिय हो, कानून का निर्माण करे। इस पर बात शुरू हो गई। फिर एक प्रश्न उठा कि क्या हमेशा मौलिक ढांचे का विचार सही है? इसको लेकर बहस शुरू हो गई। लिखो इसको आप। लिखो आप, मौलिक ढांचे की समीक्षा या मूल्यांकन। लिखो आप, मौलिक ढांचे का अर्थ है कि मौलिक ढांचे का अर्थ है कि संविधान का वह मूल्य एवं आदर्श जिसका कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, न्यायपालिका द्वारा प्रस्तुत मौलिक ढांचे का सिद्धांत एक प्रकार की राजनीतिक कसौटी है। वस्तुतः मौलिक ढांचा एक संवैधानिक मूल्य है। और राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य है। यह एक लिटमस पेपर की तरह है जिससे होकर कोई भी संविधान संशोधन वैधता प्राप्त करता है। पैरा चेंज करो। वस्तुतः मौलिक ढांचे का सिद्धांत
मौलिक ढांचे का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान निर्माती संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में स्थापित कर दिया। आलोचकों ने इसे न्यायपालिका द्वारा शासन की शुरुआत माना। जबकि न्यायपालिका को किसी भी रूप में जनप्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ न्यायपालिका ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत देकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। तथा उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित न करके अपने पास शक्ति रख ले। पैरा चेंज करो। परिणामतः न्यायपालिका अपने अनुसार संविधान की व्याख्या करने लगी। मौलिक ढांचे की व्याख्या करके न्यायपालिका ने
विधेय एवं नीति, विधेय मतलब कानून, विधेय एवं नीति के संबंध में निर्देश देने लगी। और उसके द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान में संशोधन भी किए गए, जैसे नंबर 1, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए जो संशोधन किया गया वहां न्यायपालिका का निर्णय ही वहां न्यायपालिका के निर्णय का प्रभाव था। वहां न्यायपालिका के निर्णय का प्रभाव था। नंबर 2, सूचना के अधिकार के संबंध में संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव दिखता है। पैरा चेंज करो, चूंकि न्यायपालिका ने मौलिक ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया।
इसलिए न्यायपालिका और विधायिका दोनों भ्रम में पड़ गए। जैसे संसद को यह लगा कि यदि कोई विधेयक पास किया गया तो मौलिक ढांचे के विरोध में होने के कारण न्यायपालिका उसे अवैध न घोषित कर दे। दूसरी तरफ न्यायपालिका ने संसदीय व्यवस्था एवं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मौलिक ढांचा घोषित कर दिया। जिससे न्यायपालिका भी भ्रम में पड़ गई क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अधिक्षात्मक व्यवस्था का लक्षण है। पैरा चेंज करो आप। वस्तुतः न्यायपालिका ने मौलिक ढांचे की आड़ में अनेक निर्णय दिए तथा विधायिका उसके अनुरूप
विधेयक पास करने लगी, जिससे यह प्रश्न उठा कि क्या हम न्यायिक विधायन के युग में प्रवेश कर चुके हैं? पैरा चेंज करो आप। संसदीय व्यवस्था में न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधान सभा में स्वयं अंबेडकर ने यह कहा था कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र देखना चाहते हैं। किंतु न्यायपालिका को इतना उच्च न बना दिया जाए कि वह विधायिका या कार्यपालिका का स्थान ले ले। पैरा चेंज करो। यद्यपि मौलिक ढांचे के कारण विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। इसलिए मौलिक ढांचे की स्पष्ट परिभाषा
की वकालत की जाने लगी। ताकि नंबर 1, विधायिका भ्रम की स्थिति से मुक्त हो। नंबर 2, मौलिक ढांचे के कारण न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। अब एक चीज देखो आप, जब इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई तो यह कहा गया कि ये जो मौलिक ढांचा है इससे न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ध्यान दो, न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। लेकिन यदि संसद चाहती तो हो सकता है मौलिक ढांचे के विचार को बदल दे। हमेशा ध्यान दो, संविधान संशोधन के माध्यम से। और एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि मौलिक ढांचे के विचार को या सिद्धांत को देने का उद्देश्य न्यायपालिका को अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना नहीं था। यह अलग चीज है कि बदले में न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। फिर भी मौलिक ढांचे का विचार उचित है। पूछा गया क्यों? हमेशा ध्यान दो, कितना बेहतरीन जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि मैंने जो मौलिक ढांचे का विचार दिया है यह शासन व्यवस्था का एक लक्ष्य है और संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनके विचारों को प्रतिबिंबित करता है। जैसे संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, केंद्र संघवाद ये सब मौलिक ढांचा है। गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य यह मौलिक ढांचा है। पंथ निरपेक्षता यह मौलिक ढांचा है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक ढांचे में उन्हीं मूल्यों को महत्व दिया गया है जो, हमेशा ध्यान दो, जो संविधान सभा के आदर्श हैं और मूल्य हैं। प्रेमबल में क्या कहा गया? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज, ये पंथ निरपेक्षता गणराज हमारे मौलिक ढांचा है। संसदीय व्यवस्था मौलिक ढांचा है। संघवाद मौलिक ढांचा है। तो मौलिक ढांचे के विचार उपयोगी क्यों है? यह निरर्थक नहीं है, क्योंकि मौलिक ढांचे में उन्हीं मूल्यों को महत्व दिया गया जो शासन व्यवस्था का लक्ष्य है या जो संविधान सभा का आदर्श है। सोचो जरा, कितना बेहतरीन जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ध्यान दो इस बात को कि मौलिक ढांचे के विचार ने क्या किया? विधायिका को निरंकुश होने से रोक दिया। यदि मौलिक ढांचे का विचार नहीं होता तो जो दल सत्तारूढ़ होता और उसका 2/3 बहुमत होता तो संविधान में मनचाहा संविधान संशोधन करके हो सकता सारे शक्तियां अपने पास केंद्रित कर लेता। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें
जब परवेज मुशर्रफ का आगमन हुआ तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, जो सैनिक तानाशाह थे पाकिस्तान के, मुशर्रफ ने क्या किया कि संविधान में मनमाना संशोधन करके शक्ति अपने पास ले ली। हम चाइना की बात करें, शी जिनपिंग ने संविधान में संशोधन करके आजीवन पद पर बने रहेंगे। यह मनचाहा संविधान संशोधन। अब सोचो, यदि मौलिक ढांचा ही होता चाइना के संविधान में कि ये चीजें हैं, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, तो शी जिनपिंग कभी भी आजीवन उस पद पर नहीं बने रहते। एक सोचो जरा, ठीक से कहा गया कि मौलिक ढांचे का जो विचार है, ये विधायिका को निरंकुश होने से बचा लिया, निरंकुशता में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर दिया। तीसरी चीज, मौलिक ढांचे का जो विचार क्या है, हमारे संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर उसे बचाए रखने की कोशिश करता है कि कोई भी दल या शासक वर्ग मूल स्ट्रक्चर में कोई संशोधन ना करे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो फिर एक प्रश्न उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित क्यों नहीं किया कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा, कम समय के अनुरूप बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करते रहेंगे, ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमेशा ध्यान दो, संविधान विदों ने क्या कहा कि समय के अनुरूप मौलिक ढांचे की परिभाषा की बात करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बदलते हुए समय के अनुरूप संविधान को गतिशील बनाए रखने की कोशिश कर दी। यदि मौलिक ढांचे की तुरंत परिभाषा दे दी जाती कि यह चीज मौलिक ढांचे में है, तो हो सकता क्या होता कि उसे छोड़कर संसद संविधान में ऐसा संशोधन करती कि संविधान का मूल स्वरूप ही बदल जाता। जैसे मैंने यह कह दिया कि देखो ए, बी, सी और डी ये चारों गाली हैं। मैंने यह कहा, हमेशा ध्यान दो कि एक बड़ी चीज देखो आप, कि मैंने यह कहा कि बेवकूफ कहना एक गाली है, बुद्धिहीन कहना एक गाली है, एक गाली है। मैंने परिभाषित कर दिया, देखो ये गाली है, इसका प्रयोग नहीं करोगे, यदि इसका प्रयोग करेंगे तो अब गाली मानी जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको गाली दूंगा पर मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अब क्या कहूंगा, आप मेरे कुत्ते जैसे हैं। गाली हो गई पर मैंने इन शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सिंपल चीजें मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, आपका हर एक डिसीजन गलत होता है, गाली हो गई। आप सोचो यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही किया कि यदि मौलिक ढांचे की परिभाषा दे दी जाती तो शायद संसद उसे छोड़ करके संविधान में मनमाना संशोधन कर देती। परिणाम क्या होगा कि मौलिक जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, हो सकता वो खंडित हो जाता। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह स्थिति पैदा होती। सबसे बड़ी चीज, जैसे एक कहानी सुनाता हूं आपको, अक्सर क्लास में सुनाता हूं मैं। एक राजा ने अपनी हाथी दे दी गांव वालों को, लो पालो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन किसी ने यह सूचना दी कि हाथी मर गई तो उस व्यक्ति को सजा ए मौत दी जाएगी। अब सोचो, यह फरमान जारी हो गया, गांव वाले हाथी की सेवा करने लगे, हाथी बीमार हो गई। अब एक दिन हाथी की मौत हो गई। गांव वाले चिंतित, किसकी सूचना कौन दे राजा को, कि जो देगा राजा को हाथी के मरने की सूचना, उसे राजा सजाए मौत दे देगा। अब गांव वालों ने क्या तरकीब क्या निकाली, गांव के एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि राजा साहब,
ना तो हाथी खाती है, ना तो पीती है। अब सोचो, चुपचाप हाथी पड़ी रहती है, हिल भी नहीं रही है। तो राजा ने कहा, क्या हाथी मर गई? तो गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा मैंने कब कहा हाथी मर गई? ये तो आप कह रहे हैं। अब सोचो जरा, जो गांव का वृद्ध व्यक्ति कहना चाहता था हाथी मर गई, उसको कहने का अंदाज कुछ और था। पर राजा ने क्या कहा कि जो ये वाक्य बोलेगा कि हाथी मर गई उसे सजा मौत मिलेगी, पर राजा ने उस वाक्य का प्रयोग किया ही नहीं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में एक लाइन है, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना गलत है, पर भारतीय न्यूज़पेपर करते क्या थे? आलोचना करते थे। और क्या कहते थे? ब्रिटिश अखबार में यह लिखा गया है। गाली दे लिया और उद्धरण किसका? ब्रिटिश अखबार का। तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करो। यह बचने का रास्ता था। हमेशा ध्यान दे इस बात को। यदि एक बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित कर दिया जाता तो यह डर था कि संसद उसे छोड़कर संविधान में इस तरह संशोधन कर देती, इस तरह कि संविधान का मूल स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाता। मारने के दो तरीके होते हैं। मैं आपको गोली मार दूं, आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं गोली नहीं मारूंगा। आपको क्या करूंगा? मेंटल टॉर्चर, भोजन देना बंद कर दूंगा, धीरे धीरे मौत की ओर अग्रसर होते चले जाओगे। सरकार ने कहा यदि आपके गोली मारने से किसी की मौत होती तो आपको सजा मौत मिलेगी, पर गोली मारने से मौत होगी तब तो मैं मेंटल टॉर्चर, भोजन देना बंद कर दूंगा, वो मौत की तरफ चलता चला जाएगा, तो मुझे सजा भी नहीं मिलेगी कि मैंने गोली तो मारी ही नहीं। यहां भी वही चीज है। इसे यह कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर से न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हुई, पर यह उपयोगी भी है। लिखो इसको, आप लिखो, बेशक मौलिक ढांचे के कारण न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित हुई, फिर भी मौलिक ढांचे का विचार उपयोगी है। क्योंकि नंबर 1, न्यायपालिका ने जिन विषयों को मौलिक ढांचे के रूप में स्वीकार किया है, वह शासन व्यवस्था के स्वरूप को इंगित करता है। अंततः
मौलिक ढांचे का सिद्धांत। विधायिका एवं कार्यपालिका के निरंकुश व्यवहार पर रोक लगाता है। नंबर 2, मौलिक ढांचा एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके कारण कोई भी शासन व्यवस्था संविधान के मूल्यों के विरुद्ध संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। नंबर 3, मौलिक ढांचे के कारण विधायिका चाहकर भी निरंकुश नहीं बन सकती, क्योंकि न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी, अवैध, इनवैलिड घोषित कर देगी। अगला पॉइंट, न्यायपालिका मौलिक ढांचे को समय के अनुरूप परिभाषित करती है। जिससे समय के अनुरूप संविधान के लक्ष्य एवं मूल्य भी बदलते रहते हैं। और शासन व्यवस्था भी गतिशील बनी रहती है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को,
कुछ संविधानविदों ने यह आरोप लगाया हम विधों की बात करें, इन्होंने यह कहा कि जो मौलिक ढांचा है, हमेशा ध्यान दो, मौलिक ढांचे ने क्या किया? दो काम किया। एक, न्यायिक सर्वोच्चता की बात की, प्लस न्यायपालिका को विधायिका की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दो बातें हुई। संविधानविदों ने कहा कि मौलिक ढांचे के विचार ने न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना की ही न्यायपालिका को विधायिका की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब ध्यान देने इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। किस आधार पर कहा जाता है? दो तर्क थे। नंबर 1, न्यायपालिका ने मौलिक ढांचे का विचार दिया, किंतु मौलिक ढांचे की स्पष्ट परिभाषा न्यायपालिका ने नहीं दी, और न्यायपालिका ने यह कहा कि हम समय के अनुरूप मौलिक ढांचे को परिभाषित करते रहेंगे। यह कहा जाता है, ध्यान देना, मौलिक ढांचे का विचार न्यायपालिका ने दिया, मौलिक ढांचे की उसने स्पष्ट परिभाषा नहीं दी, और यह कहा हम समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे। और दूसरी चीज देखा जाए कि मौलिक ढांचे की आड़ में न्यायपालिका विधायिका को निर्देश देने लगी, और विधायिका न्यायपालिका के निर्देशों के आलोक में अनेक कानूनों का निर्माण करने लगी। इसलिए यह कहा जाने लगा कि जो न्यायपालिका है, हमेशा ध्यान दो, ये जो न्यायपालिका है यह तो विधायिका की स्थिति में आ गई है, और न्यायपालिका का विधायिका की स्थिति में आना उचित नहीं है। संसदीय व्यवस्था में दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, पर जब न्यायपालिका विधायिका का स्थान लेगी तो विधायिका को रिप्लेस कर देगी। यह लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका जन इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं करती, जबकि विधायिका तो जन इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। और लोकतंत्र में जन इच्छा को रिप्रेजेंट करने वालों को कानून के निर्माण का अधिकार होता है, न कि न्यायपालिका को। यह स्थिति है। पैरा चेंज करो और लिखो, यद्यपि कुछ संविधानविदों का मत है कि मौलिक ढांचे के विचार ने न्यायपालिका को विधायिका की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि नंबर 1, मौलिक ढांचे की मौलिक ढांचे को परिभाषित करने का अधिकार
न्यायपालिका के पास है। और न्यायपालिका उसे समय के अनुरूप परिभाषित करती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका विधायिका के किसी भी संविधान संशोधन को अवैध मतलब इनवैलिड अवैध घोषित कर सकती है। नंबर 2, न्यायपालिका मौलिक ढांचे के अनुरूप निर्णय लेती है और विधायिका उस निर्णय के अनुरूप कानून का निर्माण करती है। पैरा चेंज करो। इसलिए से ध्यान देना इस बात को। 2 महत्वपूर्ण डिसीजन। नंबर 1 कि मौलिक ढांचे की परिभाषा समय के अनुरूप दी जाएगी, और नंबर 2 न्यायपालिका और ढांचे के अनुरूप निर्णय लेती है और विधायिका उसके अनुरूप कानून का निर्माण करती है। तो यह कहा गया कि यह तो न्यायिक विधायन की शुरुआत है, जो संसदीय व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसे मौलिक ढांचे के विचार को समाप्त करने की वकालत की जाने लगी। यह कहा गया कि मौलिक ढांचे के विचार को समाप्त कर दिया जाए। इस पर बहस छिड़ गई। पैरा चेंज करो, लिखो, इस मौलिक ढांचे के कारण यह कहा जाने लगा कि न्यायिक विधायन की शुरुआत हो चुकी है, जो संसदीय व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए इसे समाप्त करने की वकालत की जाने लगी। अब देखो, आप कुछ विचारकों ने कहा कि मौलिक ढांचे के विचार को समाप्त कर दो।
अब प्रश्न ये उठता कि क्या मौलिक ढांचे के विचार को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।